नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की और अनुसंधान की इस श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी अभी की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए और जिसके मैं उनसे बात करने वाला हूं 20th सेंचुरी वर्ल्ड के बारे में। 20th सेंचुरी वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जो अपने आप में कई युगांतरकारी घटनाओं को जन्म देने वाली थी और जिसने घटनाओं को जन्म दिया। 20th सेंचुरी वर्ल्ड दुनिया के सामने साक्षी थी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे दो भयानक महायुद्धों की। 20th सेंचुरी वर्ल्ड साक्षी थी दुनिया के सामने उन परिवर्तनों की जिसे कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया थी एक सर्वहारा वर्ग के उदय की और व्लादिमीर इलिच आलियनोव लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी रूस के जन्म की। यह शताब्दी प्रतीक थी नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की गतिविधियों की और फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी के क्रियाकलापों की। तो 20th सेंचुरी वर्ल्ड के इस अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले की कक्षा में आपसे बात की थी पेरिस पीस सेटलमेंट पार्ट 1 के बारे में। अब मैं पेरिस शांति सम्मेलन के भाग 2 को मैं आपसे बात करूंगा। पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत संपन्न एक विशेष संधि जो जर्मनी के साथ की गई थी और जो वर्साई की कुख्यात संधि के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, कुख्यात संधि मैंने इसको इसलिए कहा कि यह संधि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी द्वितीय विश्व युद्ध के उद्भव के लिए। यह संधि सबसे जिम्मेदार थी उन राजनीतिक परिस्थितियों के उत्पन्न होने के लिए जिसके परिणामस्वरूप दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा। विद्यार्थियों, जर्मनी के साथ जो संधि की गई वास्तव में ये संधि नहीं थी, बल्कि ये जर्मनी के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की गई थी। एक महान जर्मन जनता जो महान राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत थी, उस जर्मन जनता के स्वाभिमान को कुचला गया। विद्यार्थियों, जब जर्मन प्रतिनिधिमंडल को होटल ट्राइनन पैलेस में वर्साई संधि की धाराओं पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया और जब उन्होंने इसकी शर्तों को पढ़ा तो एक बार उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ये शर्तें इतनी कठोर थी तो उनको धमकाया गया और उनको ये कहा गया कि याद रखिए कि अगर आप इस संधि की धाराओं पर यहाँ पर पेरिस में ट्राइनन पैलेस में हस्ताक्षर नहीं करते तो याद रखें आपको ये हस्ताक्षर बर्लिन में करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये कि मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन और फ्रांस ने उनको धमकी दी कि आपको करने पड़ेंगे। चारों तरफ से कुचले हुए, अपने आर्थिक और राजनीतिक पतन और राष्ट्रीय पतन की पीड़ा से पीड़ित जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने विवश होकर वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए और बाद में ये कहा कि सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखें और सुने कि आज हमारे से जिस प्रकार से दबाव में इस पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं, हम इसका बदला लेंगे, हम फिर से शक्तिशाली होंगे। विद्यार्थियों, ये शब्द मामूली नहीं थे, यह एक गूंज थी, यह एक धमक थी, उस तूफान के आगमन की शुरुआत का एक संकेत था। जो तूफान इस घटना के लगभग 20 साल बाद आया और मार्शल फोच ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इट वॉज नॉट अ ट्रीटी, यह संधि नहीं थी बल्कि यह एक युद्ध विराम था, सीज फायर था 20 साल के लिए। और दुनिया 20 साल बाद दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक द्वितीय विश्व युद्ध देखना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जो मानव जाति के इतिहास पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक था। एक ऐसा युद्ध जिसकी त्रासदी को जापान आज भी नहीं भूल पाया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जापान की जनता के दिलो दिमाग पर और उनकी कई पीढ़ियों पर आज भी उस धमाके की गूंज अंकित है। तो ये सब कुछ हुआ, इसका मूल पेरिस शांति सम्मेलन में था, इसका मूल वर्साई संधि की धाराओं में था। वर्साई संधि की धाराओं के अंतर्गत
आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, इन लोगों के ऐसे इलाके जहां पर जर्मन जनता की बाहुल्यता थी, ऑस्ट्रियन जनता की बाहुल्यता थी, इनके इलाके छीनकर नॉन जर्मन लोगों को दे दिए गए। जर्मनी का सुडेटनलैंड का जर्मन क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। पोलैंड का रास्ता तैयार करने के लिए पोलिस गलियारे का निर्माण किया गया जो जर्मन क्षेत्रों में से निकलता था। जर्मनी की नौसेना भंग कर दी गई। थल सेना की तादाद केवल 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी से सार और रूर घाटी के लोहा और कोयला उत्पादक क्षेत्र ले लिए गए। एल्सास और लॉरेन वापस फ्रांस को दे दिए गए और जर्मनी के ऊपर भयानक आर्थिक क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व लाद दिया गया और यह कहा गया कि जर्मनी लंबे समय तक अपने प्रोडक्शन का, अपनी आय का एक हिस्सा काफ़ी युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मित्र राष्ट्रों को, ब्रिटेन को देगा, फ्रांस को देगा। विद्यार्थियों, ये एक ऐसी कठोर धाराएं थी वर्साई संधि की जिसने जर्मन जनता के मन में मित्र राष्ट्रों के लिए प्रतिशोध पैदा कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया। जर्मनी में बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ गई। जर्मन कल कारखाने बंद हो गए क्योंकि युद्ध तो जर्मनी की भूमि पर भी लड़ा गया था। हालांकि उस युद्ध के लिए जर्मन जनता जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन सम्राट की गलती की सजा जनता को दी गई। सम्राट की गलती का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि विद्यार्थियों की एक ऐसा जर्मन राष्ट्र जो ऑलरेडी युद्ध की विभीषिका से ग्रसित था, जिसके कल कारखाने बंद हो गए थे, लोगों के रोजगार चले गए थे, उद्योग धंधे खत्म हो गए थे, जर्मनी के ऊपर युद्ध का कर्जा काफ़ी हद तक लद गया था, तो उस जर्मनी के ऊपर युद्ध की क्षतिपूर्ति का बोझ लादना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी और एक ऐसी भूल थी जिसके परिणाम काफ़ी घातक हुए। और जर्मनी में हम जल्दी देखते हैं जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। एडोल्फ हिटलर जो वर्साई संधि की धाराओं का परिणाम था, एडोल्फ हिटलर जो वर्साई संधि की धाराओं का एक एक धारा का उपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्साई संधि की ये धाराएं जर्मन जनता की और हर जर्मन निवासी के दिलो दिमाग में कूट कूट कर इस तरीके से भर दी जाए कि हर एक जर्मनवासी के हृदय से विद्रोह का जाज्वल्यमान सागर पैदा हो और उसमें से एक ही आवाज़ उठे कि हम फिर से शक्तिशाली होंगे और हम बदला लेंगे। तो वर्साई संधि की धाराएं जर्मनी के लिए घातक साबित हुई, लेकिन वही जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना का रास्ता भी वर्साई संधि की धाराओं से तैयार हुआ। एडोल्फ हिटलर ने इन धाराओं का प्रयोग जर्मनी की ताकत को बढ़ाने के लिए किया और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे राष्ट्र हैं जो अपनी सुरक्षा के भय से ग्रसित हैं। उसको ये पता था कि अमेरिका यूरोपीय मामलों में लगभग हस्तक्षेप की नीति अपना रहा है और उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने आप को फिर से अलग कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी इस बात को अच्छी तरीके से जान रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक नया खतरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा था और वो खतरा था 1917 में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप पैदा हुई एक नवीन विचारधारा का, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, जो सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता का प्रतीक थी, जो मजदूर हितों की बात करती थी, जो कम्युनिज्म की बात करती थी, जो साम्यवाद की बात करती थी।
और सैद्धांतिक तौर पर साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं दोनों एक दूसरे की विरोधी थी। इसलिए हिटलर इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि मैं यदि ब्रिटेन और फ्रांस में यह विश्वास पैदा कर दूं कि जर्मनी अपनी ताकत बढ़ाकर इसका प्रयोग साम्यवादी रूस के खिलाफ करेगा, तो मुझे और जर्मनी के उत्थान में मदद मिलेगी। और उसका अनुमान पूरी तरीके से सत्य साबित हुआ और उसके बाद उसने एक के बाद एक करके वर्साई संधि की धाराओं का उल्लंघन करना चालू कर दिया और उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया, जिसके लिए वर्साई संधि की धारा के द्वारा जर्मनी को प्रतिबंधित किया था। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड का जर्मन एरिया छीना और उसके बाद पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया पर उसने अधिकार किया। चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के बाद जब उसने पोलैंड पर अधिकार करने की कोशिश की, तब ब्रिटेन और फ्रांस को उसकी ये चाल समझ में आ गई, लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। तो वर्साई संधि की धारा शक्तिशाली हिटलर के उद्भव के लिए जिम्मेदार रही और हिटलर के सहयोग से इटली में बेनिटो मुसोलिनी मजबूत हुआ और स्पेन में तानाशाह जनरल फ्रैंको की सत्ता कायम हुई। तो जर्मनी, इटली और स्पेन की इस सैनिक ताकत के विकास के परिणाम स्वरूप जापान में भी नया सैनिक तानाशाही का उदय हुआ जनरल टोजो के नेतृत्व में, और जापान भी एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। तो ये सारी की सारी बातें पेरिस शांति सम्मेलन से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़ी हुई बातें थी। इटली की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण था कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जिन प्रादेशिक भूखंडों के लालच में फ्यूम को लेकर, अल्बानिया को लेकर, इन कई मुद्दों को लेकर इटली वहाँ पर शामिल हुआ। जर्मनी का साथ छोड़कर उसने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में एक जो सबसे बड़ी बात ही ये तय की गई थी कि युद्ध के दौरान जो भी संधियाँ की गई है, जो भी कूटनीतिक संधियाँ, गुप्त संधियाँ या जो भी संधियाँ की गई है, उन संधियों को किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के राष्ट्रपति और इटली ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इटली का राष्ट्रपति ऑरलैंडो, जो पेरिस शांति सम्मेलन में मौजूद था, ऑरलैंडो के साथ विडंबना ये थी कि वो संधि की धाराओं को बेसिकली ज़्यादा समझ ही नहीं पाया, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में थी और इंग्लिश ऑरलैंडो के लगभग सर के ऊपर से निकलती थी। इसलिए इटली अपने पक्ष को वहाँ ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये थी कि युद्ध के दौरान हुई संधियों को मान्यता नहीं दी गई है, तो वे आश्वासन, वे जो बातें, जो प्रदेश इटली को देने को कहे गए थे, वे नहीं मिले। तो वर्साई संधि की धाराएं और पेरिस शांति सम्मेलन के प्रावधान दुनिया को एक ऐसे मोड़ की तरफ ले जा रहे थे जो ज़्यादा खतरनाक था। वर्साई की संधि की धाराओं ने जर्मनी के अंदर एक भयानक आर्थिक संकट पैदा कर दिया और 1923 में जर्मनी को एक भयंकर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों, मुद्रास्फीति एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन तो तय था, लेकिन कागजी नोटों की तादाद बढ़ी, तो कागजी नोट, जो करेंसी नोट थे, उनका परचेजिंग पावर घटा। तो जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया। और एक जर्मन नागरिक ने इस बारे में लिखा है कि पहले हम जेब में भरकर रुपए ले जाते थे और टोकरी में भरकर सामान लाते थे, लेकिन अब हम टोकरी में भरकर रुपए ले जाते और जेब में भरकर सामान लाते हैं। तो जर्मनी आर्थिक मोर्चे के ऊपर काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हुई और साथ ही साथ यहूदियों ने ऐसी स्थिति में जर्मन जनता का और ज़्यादा शोषण किया। तो इन सब बातों से उद्वेलित होकर हिटलर ने वर्साई संधि की धाराओं का प्रयोग अपने उत्थान के लिए किया और दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला के पार्ट 3 के अंतर्गत मैं आगे आपसे बात करूंगा पेरिस शांति सम्मेलन से जुड़ी हुई अन्य बातों के बारे में और अन्य पराजित राष्ट्रों ऑस्ट्रिया के साथ, तुर्की के साथ किस प्रकार की व्यवस्था की गई, इन सब बातों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा पार्ट 3 के अंदर। जय हिंद, जय भारत।